हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का वोमेन सुपर मैच का मैच, जो कि होने जा रहा है ओटागो वोमेन और ऑकलैंड वोमेन के बीच में। ये मैच जो है होने जा रहा है मोलिडियो पार्क अलेक्जेंड्रा में, जो कि ओटागो वोमेन का होम ग्राउंड है। वेदर क्लियर है। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना ज़रूरी है। ठीक है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि वोमेन क्रिकेट में मैंने हमेशा ही कहा हुआ है कि 50 ओवर क्रिकेट में 3 टीमें स्ट्रॉन्गर होती हैं, और T20 क्रिकेट में जो 3 टीमें 50 ओवर क्रिकेट में वीक थी वो T20 क्रिकेट में जायंट बन जाती हैं। अभी ओटागो वुमेन भी उसी एक टीम में आती हैं। ऑकलैंड वुमेन का तो आपको पता ही होगा, मैंने बताई हुआ है आखिरी मैच डे में। लेकिन ओटागो वुमेन भी उसी टीमों में थे जो 50 ओवर क्रिकेट में तो कुछ खास कर नहीं पाती थी, लेकिन जब बात आती थी T20 क्रिकेट की तब वो अलग रंग पे दिखते थे। सही है। लेकिन यहाँ पर मामला कल के मैच में या फिर हो सकता है इस सीज़न में ही T20 सीज़न में कुछ अलग हो। क्यों अलग होगा? ओटागो वुमेन की टीम में पिछले सीज़न में वनडे टीम से जो प्लेयर्स अलग थी T20 टीम में अलग से आई थी, और वो थी सूची बेट्स, अमांडा वेलिंगटन, हैना डार्लिंगटन, ये ऑस्ट्रेलिया से आई थी ये दोनों प्लेयर्स, और हेली जॉनसन। ठीक है। और केटी मार्टिन भी थी। तो ये 5 प्लेयर्स। अभी क्या है, सूजी बेट्स अवेलेबल नहीं है, जो सबसे बड़ा न्यूज़ है। सूजी बेट्स कल के मैच में नहीं खेलने वाली हैं। ये हो सकता है ये पूरे सीज़न ही नहीं खेले। एक बहुत ही मेजर ऑपरेशन हुआ है जितना मुझे समझ में आ रहा है। अमांडा वेलिंगटन और हैना डार्लिंगटन ऑफ कोर्स नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया से आई नहीं है, इस सिचुएशन में आना शायद मुमकिन था भी नहीं। बाकी रह गई 2 प्लेयर, हेली जेंसन और केटी मार्टिन। अभी हमें ये समझना पड़ेगा कि इन जो तीनों प्लेयर्स अवेलेबल नहीं हैं, इनके रहने से और नहीं रहने से क्या क्या डिफरेंसेस हो सकता है। क्योंकि आपको ऑलरेडी ये समझ में आ ही गया होगा कि जो टीम ओटागो की खेली थी 50 ओवर क्रिकेट में, वैसी ही टीम अभी T20 क्रिकेट में भी खेलने वाली है। सिर्फ 2 प्लेयर का इंक्लूशन है, हेली जॉनसन और केटी मार्टिन। लेकिन ऑकलैंड के बारे में आपको पता ही होगा, आखिरी मैच में आपने देखा लगभग अपने पूरे स्ट्रेंथ टीम के साथ वो आए थे। अलग बात है वेलिंगटन वुमेन के सामने वो कोई भी डिफेंस नहीं कर पाए थे, लेकिन अभी वेलिंगटन वुमेन नहीं है। और वेलिंगटन वुमेन जिस मतलब यूनिवर्स की टीम है न्यूजीलैंड के डोमेस्टिक सर्किट में, उस लेवल के आसपास कोई टीम नहीं है। तो उस मैच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको आपको पूरा भूल जाना पड़ेगा, और आज के मैच में आपको बिल्कुल ज़ीरो से सोचना पड़ेगा। ठीक है। देखते रहो, मैं क्यों इतनी बातें कह रहा हूँ आपको आगे समझ में आ जाएगा। पिछले सीजन की बात करें तो ओटागो ने तीसरे स्थान पर ख़त्म किया, जैसे मैंने आपको बताया। टॉप 3 में ये आ जाते हैं जब वो प्लेयर्स वापस होते हैं इनके आखिरी 5 T20 मैचेस में। लेकिन ओटागो वुमेन को बहुत ही बुरी तरीके से पीछे रखा है ऑकलैंड वुमेन ने। वेलिंगटन वुमेन के बाद अगर आप कोई टीम को थोड़ा सा भी स्ट्रेंथ वाला मानते हो ना T20 क्रिकेट में न्यूजीलैंड के, तो वो ऑकलैंड वुमेन ही है। बैटिंग केटी परकिंस को छोड़कर बाकी कोई भी उतना कंसिस्टेंट नहीं होती है, लेकिन बॉलिंग इनकी काफ़ी अच्छी होती है। बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स वहाँ पर अवेलेबल हैं, और इसीलिए कुछ बहुत ही सीरियस लोकल टैलेंट्स को भी उस तरह से मौका नहीं मिलता है बॉलिंग करने को। इस ग्राउंड में रिकॉर्ड की बात करें तो पिछले सीज़न में 2 मैच खेल के 2 ही जीते थे ओटागो, और उससे पहले वाले सीज़न में 1 मैच में हार गए थे। ये कुछ परफॉर्मर्स हैं जो पिछले सीज़न में अच्छा करके आए हैं। इनमें से केटी मार्टिन आप नोटिस कर सकते हैं, सिर्फ 24 का औसत है, एक अर्धशतक अगर आप बड़ा इनिंग्स देखना चाहते हो तो। उसके बाद मिली कोवान, इनके 2 अर्धशतक हैं, मतलब 2 इनिंग्स मिलाकर लगभग समझ लीजिए 110 105 के ऊपर रन, और बाकी के 9 इनिंग्स मिलाकर 60 रन। ठीक है। ये भी काफ़ी इनकन्सिस्टेंट रही हैं। और हेली जॉनसन ये एक ऑलराउंडर हैं, 20-25 रन, एक आध विकेट, यही इनसे आप उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन पिछले सीजन में हेली जॉनसन का भी ज़्यादा रोल आया नहीं था। क्यों नहीं आया था वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा, ध्यान से सुनते रहो बस। लेकिन सूजी बेट्स अलग लेवल पे चल रही थी, 49 का औसत, स्पेशली बैटिंग से, बॉलिंग को ज़्यादा करवाती नहीं थी ऑकलैंड के होकर। ऑफ कोर्स ये 2 नाम हैं बैटिंग में, केटी पर्किंस और एना पीटरसन। बॉलिंग में हालांकि ऑकलैंड के लिए बहुत सारे नाम हैं, एना पीटरसन को छोड़कर केली आर्मस्ट्रॉन्ग, हडलस्टोन, इसके सिवा भी फ्रैन जोनस का भी नाम आपको मिल जाएगा। लेकिन ज़्यादा उनको बॉलर ऑफ कोर्स बॉलिंग मिलती नहीं है, क्योंकि इन चारों से ही 16 ओवर जो है करवाया जाता है। उसके बाद बचे कुछ ही ओवर बाकी के बॉलर्स के साथ। अच्छा, अभी पिछले सीज़न में हैना डार्लिंगटन खेल रही थी और अमांडा वेलिंगटन खेल रही थी, तो इनके आने से क्या हो जा रहा था कि बैटिंग में भी उनको प्रायोरिटी दी जाती थी, और बॉलिंग में भी उनको ज़्यादा से ज़्यादा ओवर मिलते थे। तो इससे क्या होता था कि सूजी बेट्स तो बॉलिंग लगभग करवाती ही नहीं थी, और हेली जॉनसन जिनके पास काफ़ी एबिलिटी है उनको भी सही से इस्तेमाल नहीं करती थी ओटागो की टीम। ठीक है। मतलब अभी समझ लीजिए वेलिंगटन टीम की अगर हम एग्जांपल ले लें, जब आएंगे सोफी डिवाइन और लेक एस्पेक्ट जैसे प्लेयर, तब आपको समझ में आएगा कि जो थैमसन न्यूटन आपको इतना बड़ा प्लेयर दिख रही है ना, वो वहाँ पे यूज्ड ही नहीं होंगी। ठीक है। एबिलिटी है, भर भर के है, लेकिन यूज्ड ही अगर नहीं हो सही से तो वो क्या ही कर सकती हैं।
तो यही बात है, हेली जेनसन पिछले सीजन में इसीलिए कुछ खास वो कर नहीं पाई थी बॉलिंग से, स्पेशली बैटिंग में जो मौके मिले वहाँ पर उन्होंने करा, लेकिन बॉलिंग से उनको कभी भी खास उस तरह से मौका नहीं मिला। हैना डार्लिंगटन, कार्सन ने एक मैच में 5 विकेट लिया था, और ब्लैक जो इनकी सीजन परफॉर्मर होती हैं, चाहे वो 50 ओवर क्रिकेट की बात हो जाए या फिर T20 क्रिकेट की, तो ये परफॉर्मर्स थे। अभी ऑफ कोर्स यहाँ से आपको हैना डार्लिंगटन छोड़ना पड़ेगा, सूजी बेट्स को छोड़ना पड़ेगा, बाकी के प्लेयर्स को लेकर हमें आगे बात करनी है। तो अभी देखते हैं कि जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या होता है। ऑकलैंड, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि बॉलिंग से ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम होती है, और यही चीज़ आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा अगर मैं रिसेंट मैचेस की बात करूँ तो। अच्छा, ये है एक लौता मैच जो ऑकलैंड ने, ओटागो ने जीता था, वो है 2 साल पुराना, 147। अच्छा माफ करना, यहाँ पर भी ऑकलैंड ही जीती थी। ओटागो ने ये एक मैच जीता था जो कि 6 ओवर का मैच हुआ था, मतलब अभी तक पिछले अगर मैं 6-7 मैचेस की बात करूँ तो पूरा जो मैचेस हुए हैं 20 ओवर का, 20 ओवर जो मैचेस हुए हैं वहाँ पर ऑकलैंड को हरा नहीं पाई है ओटागो की टीम। सही है। अच्छा, तो ये 6 ओवर का मैच हुआ था, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। बाकी जो मैचेस हुए थे, ये मैच देखो 147 बना, बुरा स्कोर नहीं था ऑफकोर्स वुमेन क्रिकेट की तुलना में। रन बना था केटी मार्टिन ने, साथ में कैस्पेरेक जो अभी वेलिंगटन के ऊपर खेलती हैं, बाकी प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है। बॉलिंग में आर्मस्ट्रॉन्ग, केली और मैकनील का 1 विकेट। अच्छा, ऑकलैंड ने यहाँ पर चेस कर लिया, पीटरसन का रन था और जो अवेलेबल नहीं है बाकी। अच्छा, ये मैच छोड़ देते हैं, 6 ओवर का ही मैच था क्योंकि। अगला मैच देखते रहो। देखो 140, ऑकलैंड ने बहुत बड़ा स्कोर नहीं खड़ा किया, हाईएस्ट स्कोर केटी परकिंस का था जो दी मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर है अगर बैटिंग की बात आती है ऑकलैंड की तरफ से। उसके बाद लॉरेन डाउन के कुछ रन्स, बॉलिंग में कार्सन, ब्लैक, जेंसन, हेरात, इनके विकेट थे। ओटागो चेज नहीं कर पाई, डिस्पाइट सूजी बेट्स ने यहाँ पर 76 रन बनाए थे, मतलब लगभग हाफ रन इन्होंने ही बना दिए थे, लेकिन उसके बाद भी टीम जीत नहीं पाई। हेली जेंसन के बैटिंग और बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूशंस थे। फिर से बॉलिंग पे सेम नाम, एना केली, हाडलस्टोन, पीटरसन। अगला मैच, इस बार ओटागो ने पहले बैटिंग किया और फिर से आप देखो 176 पर उनका गाड़ी रुक गया। बेट्स ने यहाँ पर अच्छी पारी खेली थी फिर से, लेकिन फिर से काम हुआ नहीं। फिर से पीटरसन, केली, आर्मस्ट्रॉन्ग, हडलस्टोन, सेम नाम, वही चारों के भीतर चीज़ें घूम रही हैं। ऑकलैंड ने यहाँ पर चेस कर लिया। शारी के कुछ रन्स थे, लॉरेन डाउन, केटी पर्किंस और बॉलिंग में ब्लैक, साथ में 1 विकेट। अच्छा, लीसा ग्रिफिथ ये भी खेलती थी पिछले सीजन में, ये भी ऑस्ट्रेलिया से आई थी, तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा नुकसान होने जा रहा है पिछले सीज़न से इस सीज़न में ओटागो को। और आखिरी जो मैच प्रिलिमिनरी फाइनल में हुआ था, यहाँ पर 124 था। जैनसन को यहाँ पर प्रॉपर मौका मिला था, रन बनाया था उन्होंने, साथ में फिर से बॉलिंग पे सेम नाम, हडलस्टोन, पीटरसन, आर्मस्ट्रॉन्ग। इस बार जोनास को 1 विकेट मिला था। ओटागो ने चेस कर लिया, पीटरसन ने यहाँ पर बैटिंग से भी अच्छी पारी खेली थी, और लॉरेन डाउन, डार्लिंगटन, वेलिंगटन अवेलेबल नहीं है, और सूजी वेट्स तो नहीं है, तो तीनों ही अवेलेबल नहीं है। तो देखिए ओटागो की तरफ से जो मेजर परफॉर्मर्स थी, ऑफकोर्स सूजी वेट्स थी, वो अवेलेबल नहीं है। बैटिंग से अगर बात करी जाए, बॉलिंग में नाम बदलते रहे, अभी 1-2 विकेट का प्रेडिक्शन तो आप नहीं कर सकते, 2 विकेट मतलब फिर भी आप मान सकते हो, लेकिन एक आध विकेट कौन लेंगे इसका प्रेडिक्शन आप ऑफकोर्स कर नहीं सकते हैं। ऑकलैंड की तरफ से बैटिंग बहुत स्ट्रांग हुई है ऐसा मैं नहीं बता सकता, मतलब जब उन्होंने पहले बैटिंग करी है, एकदम पहला वाला मैच को अगर हम छोड़ दें तो 140 के ऊपर उनका स्कोर गया नहीं है। ये वाला मैच अगर हम छोड़ दें तो 140 के ऊपर उनका भी स्कोर नहीं गया है, 120 130 के भीतर रहे हैं, चाहे विकेट्स भले ही ना गिरे, लेकिन स्कोर उन्होंने भी बहुत ज़्यादा नहीं बनाए हुए हैं, लेकिन ओटागो से तो बेटर ही रहा है। ठीक है, तो जिस जगह पर ओटागो को यहाँ पर ओवर पावर करा है और ऑकलैंड वालों ने, ऑकलैंड के वुमेंस टीम ने, वो है उनकी बॉलिंग। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 जो है आपके लिए वो है कि कल के मैच में ऑकलैंड की बॉलिंग, ऑकलैंड के बॉलर्स आपके पास ज़्यादा होने चाहिए। अभी देखिए बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके बारे में आपने शायद नहीं सुना होगा, कल के मैच में ओटागो की टीम में खेलने वाले हैं, और ये प्लेयर्स हैं जो वही हैं जो 50 ओवर क्रिकेट में खेले थे, मेजॉरिटी ऑफ देम वही हैं। अभी क्या हुआ था, 50 ओवर क्रिकेट में ओटागो थी सबसे नीचे। ठीक है, तो फिर भी कुछ तो रहा होगा उनकी टीम में जो बताने लायक है, वो रही थी उनकी बॉलिंग। रिसेंटली 50 ओवर क्रिकेट जो मैचेस टूर्नामेंट हुए थे, वहाँ पे ऑकलैंड के साथ ओटागो का 2 मैच भी हो चुका है, और दोनों ही मैच में ऑकलैंड की बैटिंग को काफ़ी दिक्कत में डाला हुआ था ओटागो की बॉलिंग ने। वो मैच हार गए अलग बात है ओटागो वाले, लेकिन बॉलिंग उन्होंने ठीक ठाक करी थी। बैटिंग में 1-2 कुछ परफॉर्मर्स थे जिनके बारे में मैं बताऊंगा, उन्होंने कुछ कुछ रन्स बना के टीम को, जो 50 ओवर का मैच हो रहा था वहाँ पे जो 120-130 तक वो ले गए थे, लेकिन बॉलिंग कुछ खास हुई थी जिसके वजह से ऑकलैंड ज़्यादा कुछ बैटिंग से कर नहीं पाई थी। और ये चीज़ आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है कि ऑकलैंड की बैटिंग जो होती है ना, केटी परकिंस को छोड़कर, मैं ये नहीं कह रहा कि उनके बैट्समैन जो है जैसे कि एना पीटरसन हो गई, पिछले मैच में शारी ने कुछ अच्छी बल्लेबाजी करी, ये जो है ये कुछ बुरे हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी की कमी है। ठीक है,
तो ये एक चीज़ है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। हेड टू मैच की परफॉर्मेंस की बात करें तो केटी मार्टिन का ही नाम आपको देखने को मिलेगा। कल के मैच में कीपिंग सेशन में डिफ़ॉल्ट पिक है ये, इनके आजू बाजू में ही कोई अवेलेबल नहीं होने वाली है। उसके बाद सूजी बेट्स ऑफकोर्स अवेलेबल नहीं है। केटी पार्किंस का यहाँ पर काफ़ी डिसेंट रिकॉर्ड है, 62 के आसपास इनका औसत है, 5 मैच 185 रन्स। और बॉलिंग में भी सूची बेट्स का ही नाम है। ऑकलैंड की तरफ से बॉलर्स बदलते रहते हैं, लेकिन आपने देखा इस उस तरह से कंसिस्टेंटली कोई नहीं है, एक दो करके सभी को विकेट्स यहाँ पे मिलते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ जो नोटिस करने वाली है, अगर आपने देखा होगा, देखिए एक दो करके विकेट्स मिल रहे हैं, लेकिन उस तरह से बंचेस में किसी ने विकेट नहीं लिया। यहाँ पर भी देखो 2 विकेट किसी को मिला, यहाँ पर भी 2 विकेट हाईएस्ट। यहाँ पर एक मैच में केरी ने 3 विकेट निकाला था, और यहाँ पर भी 2 विकेट ही हाईएस्ट। ठीक है, तो ये एक मैच में केली का 3 विकेट था। बाकी उस तरह से कंसिस्टेंटली अगर हम बताएं तो मतलब बॉलिंग में बंचेस में विकेट नहीं निकाला है, मतलब प्रेशर बना के रखा है, रन्स नहीं बनाने दिया है। हो सकता है इकोनॉमी का बोनस भी आपको देखे जाए, लेकिन विकेट ज़्यादा कोई नहीं निकाल पा रहा है। 1 या 2 विकेट यही मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हो रहे हैं। तो ये है एक ऐसा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। भले ही ओटागो का रिकॉर्ड यहाँ पर बुरा है, ओटागो खास कुछ कर नहीं पाई। ऑफकोर्स ये उस समय के रिकॉर्ड्स हैं जब सूजी बेट्स टीम में थी, अभी सूजी बेट्स अवेलेबल नहीं है तो चीज़ें बदल भी सकती हैं। लेकिन भले ही ऑकलैंड ने यहाँ पे प्रेशर बना के रखा है, रन्स बनाने नहीं दिया है, लेकिन उस तरह से ज़्यादा विकेट्स भी किसी ने नहीं निकाले हैं। ये एक पॉइंट है, ठीक है, जो आप नोटिस कर सकते हैं। ग्राउंड में रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पर भी वही नाम है, सूजी बेट्स, और यहाँ पर उनका परफॉर्मेंस थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा हो जाता है। और साथ में हेली जेंसन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज़ है जो मैं आपको दिखाऊंगा, नोटिस करते रहो बस। इस ग्राउंड पे ज़्यादा मैचेस हुए नहीं हैं, जो बचे कुछ मैचेस हुए हैं मैं आपको दिखाता हूँ, और देखते हैं कि कौन कौन से परफॉर्मर्स वहाँ से हमारे सामने उभर के आ रहे हैं। तो ओटागो ने यहाँ पर बनाया था 128, बेट्स के कुछ रन्स थे। बॉलिंग में भी बेट्स के ही विकेट, साथ में कोवान ये थोड़ी सी बॉलिंग करवा लेती हैं कभी कभार। विकेट मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो बात की बात है, लेकिन थोड़ी सी बॉलिंग करवा सकती हैं, ये आप पकड़ के चलना। अच्छा, यहाँ पर फिर से ओटागो वुमेन हारी थी। कोवान के कुछ रन्स थे, साथ में ब्लैक और कार्सन के विकेट्स। यहाँ पर ओटागो वुमेन जीती थी पिछले सीजन के अगर मैचेस की हम बात करें। अच्छा, ये हुआ था 2018 में और ये हुआ था 2016 में। पिछले सीजन की मैचेस की बात करें तो नोटिस करते रहना है, जेनसेन के कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अच्छा, बेट्स के तो रन है ही, वो तो मतलब डिफ़ॉल्ट पिक रही हैं इस ग्राउंड पर, लेकिन उसके अलावा देखो जेनसेन 21 रन्स 3 विकेट। बाद में यहाँ पर हैना डार्लिंगटन वेलिंगटन अवेलेबल नहीं है, ओल्डेस शॉ का 1 विकेट। अच्छा ठीक है, 21 रन 3 विकेट, ओटागो ने यहाँ पर जीत हासिल करा। उसके बाद इस मैच पे देखिए कुछ भी नहीं है हेली जेंसन का। बेट्स का तो रहता ही है, उसको छोड़ दीजिए आप, साथ में कार्सन के 1 आध विकेट हैं। अगला मैच यहाँ पर भी ओटागो जीती, और यहाँ पर फिर से नोटिस करो 21 रन 3 विकेट। ठीक है, सॉरी मैंने वो आपको सेम मैच दिखा दिया। अच्छा, तो 2 मैच यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर जेंसन ने मतलब एक ही मैच में 3 विकेट निकाला है, उसके बाद 21 रन यहाँ पर बनाए हैं। और यहाँ पर अगर आपने ओवरऑल देखा होगा तो 4 मैच में 6 विकेट्स। तो यहाँ पर भी वही है, पहले के जो मैचेस हैं ना, वहाँ पर भी हेली जेंसन पहले किसी दूसरी टीम की ओर खेलती थी। अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ तो शायद नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स या फिर ऐसा कुछ होगा जहाँ पर वो पहले खेलती थी। तो वहाँ पर भी ऐसा ही मामला है। ठीक है, जब वो यहाँ पर खेली हैं, एक मैच में 3 विकेट और दूसरे मैच में नहीं। और जहाँ पर 3 विकेट निकाला है वहाँ पर कुछ रन्स भी उन्होंने बनाए हैं। रन्स की बात आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन विकेट्स ऐसा ही है। तो हेली जेंसन काफ़ी इनकन्सिस्टेंट तो रही हैं, लेकिन ये तब की बात है जब हेली जेंसन को प्रॉपर्ली यूज़ नहीं किया गया था। अगर इनको प्रॉपर्ली यूज़ किया जाए तो इनका पोटेंशियल कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। ठीक है, तो कल के मैच में अगर आपको ओटागो की तरफ से कोई डिफ़ॉल्ट मतलब पिक चाहिए जिनके ऊपर आप आँख बंद करके भरोसा रख सकते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं, तो वो सेफेस्ट ऑप्शन के तौर पे हेली जेंसन ही होने वाली है। ठीक है, यही एक प्लेयर हैं जो मुझे अभी तक नज़र आ रही हैं, क्योंकि पिछले सीजन में पोटेंशियल उनका पूरा यूज़ नहीं हुआ था। अगर इनका पूरा पोटेंशियल यूज़ होता है तो काफ़ी अच्छी प्लेयर हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करने की क्षमता रखती हैं। अभी भी क्या है कि कुछ लोग उनको टीम में, तो मतलब हो सकता है मेजॉरिटी ऑफ द लोग इनको टीम में रखें, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाए। तो अभी भी हो सकता है कि ये आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग एक पिक हो जाए जब आप बात कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी करने वाले हैं। पिछले सीज़नों में मतलब ओटागो से आने से पहले वो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स पे नहीं, कैंटरबरी पे खेलती थी, और वहाँ पर भी उनको एज ए बॉलर ही यूज़ किया जाता था, क्योंकि वहाँ पे उनके पास भी बहुत ही लंबी बैटिंग ऑर्डर रही थी। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है पहली बार सुपर स्मैश में ऐसा होने वाला है जहाँ पर हेली जेंसन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होने वाली है। तो अब इनसे एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, मैं इतना तो आपको कह ही सकता हूँ।
ये कुछ प्लेयर्स हैं जिनको आप पॉइंट के तौर पे देख सकते हैं। अभी आते हैं प्लेइंग 11 पर और कौन कौन से ऐसे प्लेयर हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको समझ में आ ही गया होगा कि ओटागो की तरफ से आप ज़्यादा प्लेयर नहीं ले सकते। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, जिनको आप अपने 4 या 5 मैक्सिमम जितने प्लेयर्स लेंगे ओटागो की तरफ से उनको ले सकते हैं। देखिए डिफ़ॉल्ट चॉइस है केटी मार्टिन और हेली जेंसन। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें चीज़ें ईजियर हो सकती हैं आपके लिए अगर पहले बॉलिंग करवाती है ओटागो की टीम, क्योंकि मुझे इनके बैटिंग से सच बताऊं तो मतलब ये केटी मार्टिन, हेली जेंसन, कुछ हद तक ब्लेकली इन्होंने अच्छा करा था। जो 50 ओवर टूर्नामेंट्स हुए थे वहाँ पे कुछ मैचों में इन्होंने अच्छी पारियाँ खेली थी। इन तीनों के अलावा मुझे खास कुछ तो प्रायोरिटी दे नहीं रहा है, कोई दिख नहीं रही है। कुछ रन्स बेला जेम्स से भी बनाए थे लेकिन मुझे नहीं लगता अब इनको मैनेज कर पाएंगे, तो छोड़ देते हैं। तो 3 प्लेयर्स जिनके ऊपर आप थोड़ा सा भरोसा कर सकते हैं बैटिंग के लिए। तो अगर ओटागो पहले बैटिंग कर रही है तो केटी मार्टिन, हेली जैसे डिफ़ॉल्ट चॉइस है, बैटिंग करे बॉलिंग करे इनको आपको रखना ही पड़ेगा। अच्छा, तो ब्लेकली और कोवान ये दोनों आपकी टीम में आ जाएंगी। कोवान कभी कभार बॉलिंग भी करवा लेती है, बैटिंग से मैं बहुत कंसिस्टेंट तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगर एक आध बॉलिंग करवा के विकेट ले लेती है ना तो बहुत फ़ायदे का डील हो सकता है। अच्छा, उसके बाद ब्लेकली, तो ये 4 हो गई। बॉलिंग में ब्लैक डिफ़ॉल्ट पिक है, इनके अलावा आप जा नहीं सकते। ये सीज़न परफॉर्मर हैं और हर फॉर्मेट में इन्होंने अपने आप को साबित करा हुआ है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि कल के मैच से 4-5 विकेट ले लेंगी, लेकिन विकेट तो लेंगी अगर बॉलिंग करवाती हैं, मतलब रिकॉर्ड्स ये हैं स्पेशली पहले रेस पर। तो अगर पहले बैटिंग करवा रही हैं ओटागो तो ये दोनों डिफ़ॉल्ट पिक को छोड़ के उसके बाद कोवान, ब्लेकली दोनों को या फिर एक को तो लेना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद ब्लैक, तो यहाँ से हो गए आपके 4-5 प्लेयर्स। अगर ओटागो पहले बॉलिंग करवा रही है तो ये दोनों आपकी डिफ़ॉल्ट पिक हो गई। उसके बाद ब्लैक आपकी डिफ़ॉल्ट पिक हो गए। उसके बाद कार्सन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाती हैं, ये थोड़ी सी बैटिंग भी कर सकती हैं। उसके बाद तीसरा बॉलिंग ऑप्शन आपको लेना पड़ेगा क्योंकि पहले बॉलिंग करवाती है टीम, तो हेरात, ओल्डशॉ और यहाँ पर विल्सन का ऑप्शन है। मेरा अगर आप ऑप्शन मानना चाहोगे तो हेरात बॉलिंग में काफ़ी बेहतर ऑप्शन है। ठीक है, हो सकता है कि शुरुआती ओवर्स में भी इनको बॉलिंग मिल जाए। और विल्सन जो है ये थोड़ी सी बैटिंग भी कर सकती है, लेकिन इनको मैनेज कर पाना मुश्किल हो सकता है, ऑलराउंडर सेक्शन में है क्योंकि ये। तो मेरे लिए जो प्लेयर्स आपके लिए टीम में लेने लायक है, इन दोनों को छोड़कर ब्लेकली, कोवान बैटिंग से, कार्सन, ब्लैक और शायद इन दोनों में से कोई एक बॉलिंग से। टॉस के ऊपर डिपेंड करता है ये। केटी मार्टिन, हेली जेंसन डिफ़ॉल्ट पिक में बार बार कह रहा हूँ। केटी मार्टिन ने 2 मैच खेले थे 50 ओवर क्रिकेट में और वहाँ पर एक मैच में शतक भी लगाया हुआ था। हालांकि ऑकलैंड के वो बॉलिंग की अगर कितना कुछ कर पाएंगी उसमें एक डाउट तो है। अच्छा, तो ये तो हो गया। अभी रिगार्डलेस ऑफ टॉस जो चीज़ आपको कंसिस्टेंटली अच्छी रखनी पड़ेगी अपनी टीम में वो है ऑकलैंड की बॉलिंग। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आप समझ ही गए होंगे। हडलस्टोन, केली, आर्मस्ट्रॉन्ग, पीटरसन, ये चारों के रिकॉर्ड्स आपने देखे हैं और इन चारों के ही नाम घूम फिर के आ रहे हैं। और ये चारों बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर सकते हैं, तो ये चारों आपके लिए डिफ़ॉल्ट पिक हैं। हो गई। अच्छा, उसके बाद केटी पर्किंस भी आपके लिए डिफ़ॉल्ट पिक बन जाती हैं। लॉरेन डाउन ओपनिंग करेंगी लेकिन खास कुछ फॉर्म पे मुझे नज़र नहीं आ रही हैं, अगर आप चाहो तो ले सकते हो, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। शशि शाहरी पिछले मैच में रन बनाया था, 20-25 रन उन्होंने बनाए थे, लेकिन इनका एक कैच ड्रॉप हुआ था अगर आपको नहीं पता हो तो। मैं इनको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करता हूँ। मैंने उस वीडियो में बताया था, अगर आपने वो वीडियो सही से देखी होगी, ऑकलैंड वोमेन जो वर्सेस वेलिंगटन वोमेन का जो मैच था, वहाँ पर भी मैंने बताया था कि शशि शाहरी एक ऐसी प्लेयर है जो डोमेस्टिक क्रिकेट में तो भर भर के रन बनाती है, लेकिन सुपर स्मैश में इनको उस तरह से मौके भी नहीं मिलते थे और जब मौके मिलते थे तब भी वो कुछ खास कर नहीं पाती थी। पिछले मैच में बहुत बड़ा कुछ नहीं करा था लेकिन डूबती नैया को तो बचाया था टीम की, ये तो है। तो फिर से वही बात है कि 20-25 रन यही आप इनसे उम्मीद रख सकते हैं। हालांकि सामने वाली टीम अभी वेलिंगटन से तो वीकर है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है बॉलिंग से ठीक ठाक ही कर लेंगे वो। अच्छा, अभी कुछ बड़े पंट्स हैं। फ्रैन जोनस, इनको 2 ओवर मिला था पिछले मैच पर, और जेस प्रसाद इनको थोड़ा लेट बॉलिंग मिला था, तो इसीलिए मैं इनके बारे में हो सकता है आपको ज़्यादा बातें नहीं करूँ। अभी पता नहीं बॉलिंग ऑर्डर क्या होगा, ऑफकोर्स अगर इनको ज़्यादा बॉलिंग मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फ्रैन जोनस एक जेनुइनली बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। ठीक है, डोमेस्टिक क्रिकेट में इन्होंने भर भर के विकेट निकाले हुए हैं 50 ओवर क्रिकेट में, और यहाँ पर भी मतलब T20 सुपर मैच में भी जब भी इनको मौके मिले हैं इन्होंने एक आध विकेट निकाले हैं। मैं कह रहा हूँ एक आध विकेट के ही बारे में। ठीक है, और क्योंकि देखिए ओटागो पहले बॉलिंग करे बैटिंग करे, उनको उनको तो मतलब समझ लीजिए उनको तो 20 ओवर खेलने ही पड़ेंगे। तो वो ऑकलैंड के किसी भी बॉलर के लिए आप किसी भी बॉलर को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। एक बार के लिए उनके बैट्समैन को आप छोड़ सकते हैं लेकिन बॉलर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो उस हिसाब से ये जो 4 मैंने आपको बताए,
इन चारों के बाहर अगर आपको देखना है तो फ्रैंक जोनस इज़ दी ऑप्शन, बहुत ही अच्छी ऑप्शन हो सकती है। और जेस प्रसाद भी हैं, लेकिन जेस प्रसाद काफ़ी लेट बॉलिंग करने आ रही है, नहीं तो इनको भी बॉलिंग मिल गई थी लगभग। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन है, इन दोनों में से आप ट्राई कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता यहाँ पर कुछ खास बताने के लिए है। देखिए मैं सही बताऊँ तो कल के मैच में मुझे तो लग रहा है कि बॉलर्स मैच होने वाला है, क्योंकि ओटागो की बैटिंग वैसे ही उनकी बैटिंग अच्छी नहीं है, विदाउट सूजी बेट्स, विदाउट वेलिंगटन, विदाउट डार्लिंगटन। अगर मार्टिन और जेनसन कुछ करती हैं तो अलग बात है, नहीं तो मुझे तो नहीं लगता। और ऑकलैंड की बॉलिंग है ठीक है, और ऑकलैंड की बैटिंग काफ़ी इनकन्सिस्टेंट है, अनलेस केटी पर्किंस कुछ करे। ठीक है, स्मॉल लीग शॉर्ट लिस्ट की बात करें तो जो प्लेयर्स आपकी टीम में मसली होने चाहिए, हेली जेंसन, पीटरसन, केटी पर्किंस, एना केली, हार्डलस्टोन, आर्मस्ट्रॉन्ग, फ्रैंक जोनास पंट है। अगर पहले बॉलिंग, पहले नहीं, आप किसी भी सिचुएशन में ले सकते हो, क्योंकि ऑकलैंड की बॉलिंग तो पूरी होने ही वाली है वैसे भी। इमा ब्लैक, ये आपके लिए मस्ट हैव है वैसे भी। और फ्रैंक जोनास आपके लिए बहुत बड़ी पंट बन सकती है, अगर आप मैनेज कर पाते हैं तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छी ऑप्शन बन सकती है आपके लिए। एक ट्राई इन पे ज़रूर करना। कैप्टन मस्कुलिन चॉइस की बात करें, ओटावा की तरफ से केटी मार्किन और हेली जेंसन के आसपास ही लोग घूमते हुए आपको दिखेंगे। उसके बाद ब्लेकली और ब्लैक बोरिंग सीन को कैप्टनसी के लिए नहीं, अगर आप टीम में रहना चाहते हो तो ले सकते हो। कार्सन पिछले सीजन में काफ़ी अच्छा कर चुकी हैं, एक मैच में 5 विकेट भी निकाला था उन्होंने। और ऐसे बॉलिंग ऑप्शन आप इनको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। और उसके बाद सैफरॉन विल्सन। ऑकलैंड की तरफ से केटी पर्किंस और नैना पीटरसन को ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैप्टन बनाने वाले हैं कल के मैच में, स्पेशली स्मॉल लीग में, क्योंकि ओपनिंग करेंगी और बॉलिंग भी इनको पूरा मिल जाता है, तो इसीलिए। बाकी बैटिंग से मुझे तो इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, लेकिन हाँ बिल्कुल आप स्मॉल लीग में इनको कैप्टन बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हार्डलस्टोन, आर्मस्ट्रॉन्ग, केली, जो 3 नाम है लगभग सबकी टीम में ही होंगे। और बैटिंग से सारी, बॉलिंग से जोनास और रोज मैकनील, अगर इनको मौका मिलता है तो काफ़ी डिसेंट ऑप्शन ये भी हो सकती है, लेकिन शायद मौका ना मिले। तो ये सारी चीज़ें अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम इलेवन की टीम। तो ये मेरा बेसिक स्ट्रक्चर है, शायद रिगार्डलेस ऑफ टॉस भी। यहाँ पर देखिए मैंने मेरे 4 जो मेन बॉलर्स हैं, केटी पर्किंस हैं रख लिया है, केटी मार्टिन, हेली जेंसन, ब्लैक रख लिया है। कोवान को रखने का एक ही रीज़न है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि इनको थोड़ी सी बॉलिंग मिल जाए। ठीक है, बाकी ओवरऑल बैटिंग के लिए ना ही मुझे कोवान पे ज़्यादा भरोसा है, ना ही मुझे डाउन पे ज़्यादा भरोसा है। ठीक है, आखिरी मैच में भी कुछ खास कर नहीं पाई थी, लेकिन ये दोनों ने बीच बीच में कुछ रन्स बनाए हुए हैं। बाकी क्योंकि देखिए दोनों ही टीम एज ए बॉलिंग यूनिट बुरी नहीं है, तो मैं उस तरह से कोई बात तो नहीं कह सकता। ब्लेकली अच्छा करके आ रही है 50 ओवर क्रिकेट में, इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ बता नहीं सकता कि क्या करेंगी नहीं करेंगी। मुझे लगता है आप एक बार के लिए ओटागो के बैट्समैनों के ऊपर रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि सामने वाली टीम की बॉलिंग जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है, तो इसीलिए मेरा मानना यही होगा कि लॉर्डन डाउन हो सकता है आपके लिए सेफर पिक हो। कोवान के लेने के पीछे उनकी बैटिंग का कोई रीज़न नहीं है, बॉलिंग कर सकती हैं, बस यही रीज़न है। काफ़ी लोग शारी को ले रहे हैं, अगर आप चाहो तो ले सकते हो। मैक रागिना लिली बॉलिंग अगर करती तो इंपॉर्टेंट पिक हो सकती थी, लेकिन उनको बॉलिंग तो नहीं मिलती है तो छोड़ देते हैं। तो बस यही है। ऑलराउंडर सेक्शन में जेनसन, आर्मस्ट्रॉन्ग, पीटरसन, केली, ये लगभग डिफ़ॉल्ट पिक हैं। यहाँ पर अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है ना, तो आप कर सकते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग पे। आर्मस्ट्रॉन्ग अच्छे फॉर्म से नहीं है बहुत दिनों तक। ठीक है, लेकिन एक बात और है कि 50 ओवर क्रिकेट के एक मैच पे आर्मस्ट्रॉन्ग ने बहुत ही बढ़िया बैटिंग करी हुई थी, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि स्मॉल लीग में रिस्क मत लो, इनके पास एबिलिटी बहुत है। और ओटागो के बैटिंग में कल के मैच में बहुत सारी इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स खेलने वाली हैं, तो क्या पता उसी मोमेंट पे वो निखर उठे। अच्छा, बॉलिंग में बात करी जाए, जेस प्रसाद एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, बहुत ही अच्छी ऑप्शन है, लेकिन प्रॉपरली इनको अगर यूज्ड किया जाए तो, अगर उनको प्रॉपरली यूज़ किया जाए तो मैं ज़रूर कहता इनको लो, और नहीं तो फ्रैंक जोनस। ठीक है, इन दोनों में से एक को ज़रूर रखना, अगर आपको एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन लेना है तो, जो आपको मुझे लगता है बिल्कुल लेना चाहिए। और ओटागो की तरफ से अगर किसी को लेना है तो कार्सन है। और अगर आपको दोनों को लेना है, मतलब कार्सन को भी लेना है और प्रसाद और मतलब जोनास में से किसी एक को भी लेना है, तब आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर किसी ऑलराउंडर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और मैंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया है, रिस्की होगा, इसीलिए मैंने ये ऐसा स्ट्रक्चर बना के रखा है सेफ वाला, जहाँ पर आपको ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं पड़े। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, देखिए मुझे लगता है सेफेस्ट होंगी पीटरसन, सिलेक्शन परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि बैटिंग से चाहे कुछ भी करें, बॉलिंग तो पूरी करवाएंगी, 1-2 विकेट शायद मिल भी जाए। हेली जेंसन काफ़ी इनकन्सिस्टेंट रही हैं, लेकिन जिस दिन चली है ना, उस दिन उन्होंने अकेले ही जो है पूरा मामला निपटा दिया है। ठीक है, आपने देख ही लिया है वो।
तो वाइस कैप्टनसी के लिए मुझे लगता है बेस्ट ऑप्शन हो सकती है, और अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन रिवर्स भी करना चाहते हैं तो भी हो सकता है। इसके सिवाय एना के लिए का ऑप्शन है, जिनको प्रॉपर बॉलिंग मिलेगी। मैं क्योंकि बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ ज़्यादा प्रेफरेंस दिखा रहा हूँ, इसीलिए केटी पर्किंस एक बहुत बड़ी अलग हट के कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस बन सकती है। ये बैटिंग में अच्छे फॉर्म पर रही है, 50 ओवर क्रिकेट में भी आखिरी मैच में भी अच्छा स्टार्ट लिया था, सिर्फ मतलब पूरा नहीं कर पाई थी, रनआउट हो गई थी। बहुत बड़ी अलग हटके भी हो सकती है, इनको टीम में सब रखने वाले हैं, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन शायद ही कोई बनाए। ठीक है, लेकिन रिस्की होंगी याद रखना, क्योंकि सिर्फ बैटिंग से आपको पॉइंट देंगी। अगर ये रिस्क आप ले सकते हो तो बिल्कुल लेना। इन फॉर्म बैट्समैन है, मैं आपको इतना तो बता ही सकता हूँ। ठीक है, यही कुछ ऑप्शंस हैं। बड़ी लीग के लिए केटी मार्टिन पे आप ट्राई कर सकते हो, मैं छोटी लीग में सजेस्ट नहीं करूँगा। और हडलस्टोन का भी ऑप्शन है बड़ी लीग में, अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो। देखिए मामला वही है, 2 विकेट 10 रन का, इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखें तो बेहतर। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट वन पे सारी जो अपडेट्स आती हैं वो वहीं पे आती हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।